नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट्स। सेट्स का मतलब होता है समुच्चय। तो हम पढ़ने जा रहे हैं समुच्चय। देखिए, बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो एक बात हमेशा याद रखिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको मज़ा भी आना चाहिए और उस टॉपिक से रिलेटेड आपके अंदर जिज्ञासा भी जागनी चाहिए कि मैं इसके बारे में और जानूँ। क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें कमी हैं, इन दोनों चीज़ों की कमी, अगर आपको आनंद नहीं आ रहा है और आपको जिज्ञासा पैदा नहीं हो रही, तो इसका मतलब उस टॉपिक में आप कभी भी बहुत अच्छे नहीं हो सकते। रिपीट कर रहा हूँ, उस टॉपिक में आप कभी भी अच्छे नहीं हो सकते अगर आपको किसी भी टॉपिक पे मज़ा नहीं आ रहा है और जानने की इच्छा नहीं हो रही है। तो अगर ये दोनों चीज़ें में अभाव है, इन दोनों में से कुछ भी अभाव है, कुछ भी कमी है, तो इसका मतलब आप उस टॉपिक में कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। तो इसीलिए एज ए टीचर जो मेरा काम है वो है आप लोगों में आपको आनंद देना और आपकी जिज्ञासाओं को बढ़ाना, और बाकी काम, सीखने का काम आप अपने आप कर लोगे। फिर सीखने का काम आप अपने आप कर लोगे। पहला बस ये दो चीज़ें, आपको आनंद आने लग जाए टॉपिक में, मुझे कुछ इस तरीके से पढ़ाना है कि आपको मज़ा आने लग जाए, और मुझे कुछ इस तरीके से पढ़ाना है कि आपकी जिज्ञासा और जागे कि इसके बारे में चलो और जानते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समुच्चय क्या होते हैं, समुच्चय की परिभाषा से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है परिभाषा। परिभाषा तय करती है कि वो है क्या। ठीक है, तो समुच्चय की परिभाषा क्या कहती है? सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित, देखिए यहाँ पे कई शब्द हैं, मैं क्या करके धीरे धीरे समझाऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, समझाने का काम मेरा बहुत स्लो चलेगा। तो सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह समुच्चय कहलाता है। इसमें ये देखिए समुच्चय कहलाता है, ये तो है ही नहीं, बस ये चार शब्द है, इन चार शब्द को हमें समझ। तो चलिए बेटा पहले शब्द पे आते हैं। पहला शब्द है अवयव। एक बात बताइए, अगर आपको किसी चीज़ का नाम नहीं पता, घर में आपके पास कोई फ्रूट पड़ा है, कोई फल है जिसका नाम आपको नहीं पता, अगर सेम है तो आप जानते हैं, केला है तो आप जानते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा फल है जो आपके घर में है और आप उसका नाम नहीं जानते, तो आप कैसे पुकारते होंगे? आप कहते होंगे ये सामान, ये चीज़। तो नॉर्मली आपने देखा होगा, जिन चीज़ों के हम नाम जानते हैं उनको तो हम नाम से पुकार लेते हैं, लेकिन जिन चीज़ों के नाम नहीं जानते उन्हें हम चीज़ कह के, सामान कह के, इस तरीके से काम चलाते हैं। क्योंकि चीज़ और सामान जो है वो जनरल शब्द है, वो किसी वस्तु पे भी लग सकता है, फल पे भी लग सकता है, पेड़ पौधे पे भी लग सकता है, सब पे लग सकता है, सबको आप चीज़ या सामान कह के काम चला सकते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही मैथ्स में क्या होता है कि जब किसी चीज़ का आप नाम नहीं जानते तो उसे आप अवयव कहते हैं। अगर जानते हैं तो भी वो अवयव है, नहीं जानते तो चीज़ तो है ही। अब सेम का आप नाम जानते हैं, सेम है, तब भी वो चीज़ है। तो मैथ्स में हर चीज़ को अवयव कहते हैं। जैसे नंबर है, अवयव है। हाथी हो वो भी अवयव है, घोड़े हैं वो भी अवयव है, गधे हैं वो भी अवयव है, मैं हूँ मैं भी एक अवयव हूँ। मैथ्स के लिए हम सब एक अवयव है। जैसे चीज़ होती है ना, वैसे ही मैथ्स के लिए हर चीज़ एक अवयव है। चाहे एक समाकलन है वो भी एक अवयव है, एक संख्या है वो भी एक अवकलन है। तो अवयव शब्द जो है वो एक जनरल शब्द है ना। इंग्लिश में उसको कहते हैं एलिमेंट, इंग्लिश में इसको कहते हैं एलिमेंट। तो मैथ्स के लिए हर चीज़ जो है वो क्या कहलाती है? अवयव कहलाती है। अच्छा, अगला शब्द है संग्रह। संग्रह का मतलब होता है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है इकट्ठा करना, एक जगह रख देना, एक जगह इकट्ठा कर देना। मान लीजिए आपके घर में कुर्सियाँ हैं, आपने उठाई सारी कुर्सियाँ ला के एक जगह रख दी, वो कलेक्शन हो गया, इकट्ठा हो गया। आपके पास किताबें पढ़ी, आपने उठा के एक जगह रख दी, वो संग्रह हो गया, कलेक्शन हो गया। तो आपको क्या करना है? अवयवों को एक जगह के इकट्ठा करना है। लेकिन अभी भी एक चीज़ की कमी है, वो है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब, मैंने आपसे कहा कि जाइए अवयवों का संग्रह कर दीजिए, जाइए और जाके अवयवों का संग्रह कर दीजिए। आप पूछेंगे सर अवयव कौन, किस अवयव की बात कर रहे हैं आप? टेबल की बात कर रहे हैं, कुर्सियों की बात कर रहे हैं, किताबों की बात कर रहे हैं, किस सामान की बात कर रहे हैं? उसको बताओ तो सही, किसको करूं? तो सुपरिभाषित शब्द अभी भी बाकी है। अभी मैंने आपको नहीं बताया कि किन को इकट्ठा करना है, तो मुझे सही ढंग से बताना होगा कि किस चीज़ को इकट्ठा करना है। कुर्सियाँ भी तो कौन सी कुर्सियाँ लानी है, टेबल है तो कौन सी टेबल लानी है, बुक्स भी है तो कौन सी बुक्स लानी है, कौन सी बुक्स को इकट्ठा करना है। तो सुपरिभाषित शब्द का मतलब होता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब सही से, वेल देखिए, वेल का मतलब अच्छा होता है, डिफाइंड का मतलब परिभाषा होती है। सही से बताइए क्या करना है, अच्छे से बताइए। और ये सबसे दमदार शब्द है बेटा, बहुत ज़बरदस्त शब्द है। इसको मैं आज को डिटेल से आपको इस शब्द को समझाऊंगा, क्योंकि ये मैथ्स की एक तरह से ये मानिए हार्ट है। मैथ्स में सब चीज़ें सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, कोई हिस्ट्री या कोई पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हर चीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइंड करना होता है, सुपरिभाषित करना होता है। आइए मैं समझाता हूँ इसको, कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको कुछ कहानियों से सुपरिभाषित वर्ड को समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपका भाई है जिसका नाम है रामलाल। ठीक है, बुरा ना मानिएगा, मान लीजिए आपका भाई है रामलाल। आप अपने भाई के स्कूल में गए, टिफ़िन देने गए मान लीजिए, और आपने स्कूल में जाके पियन को कहा, चपरासी को कहा कि रामलाल को बुला दो। क्या लगता है कि चपरासी रामलाल को बुला देगा? नहीं बुला पाएगा। क्यों नहीं बुला पाएगा? क्योंकि आपने अभी उसको सही ढंग से नहीं बताया कि कौन रामलाल।
क्योंकि हो सकता है स्कूल कक्षा 1 से लेकर 12 तक चलती है और आपने कहा रामलाल, अब इस क्लास में हो सकता है हर क्लास में एक रामलाल हो या कम से कम स्कूल में 5-10 रामलाल हो, तो कैसे पता चलेगा कौन सा रामलाल? तो आपने बिल्कुल गलत तरीके से बताया, आपने सुपरिभाषित नहीं किया रामलाल को। रामलाल को सही ढंग से परिभाषित कीजिए। कौन रामलाल? कौन सी क्लास वाला? 11th वाला या 12th वाला या 10th वाला? कौन सी क्लास वाला? 10th में भी कौन सा सेक्शन? ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन? तो आपने कहा 11th ए में। अब वहाँ पे एक ही रामलाल है तो ठीक है, अगर एक और रामलाल है तो सन ऑफ, उसके पिता का नाम बता दीजिए। मान लीजिए गिरधारी लाल है तो पिता का नाम गिरधारी लाल। अब जिसे जितनी आप डिटेल बताते जाएंगे वो सुपरिभाषित होता जाएगा, क्योंकि हो सकता था 11th ए में भी 2 रामलाल हो, 2 रामलाल हो तो उनके पिता का नाम सेम हो, ये नहीं हो सकता। तो अगर पिता का नाम सेम हो जाता, मान लेते हैं पिता का नाम सेम हो जाता, तो उसके बाद हम माता का नाम का इस्तेमाल करेंगे, रोल नंबर का इस्तेमाल करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम उन डिटेल्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि रामलाल को सुपरिभाषित किया जा सके, ताकि एग्जैक्टली हम जो टिफिन लेके गए हैं वो टिफिन सीधा रामलाल उसी रामलाल के पास पहुंचे जिसको पहुंचाना है ना। समझ गए? तो सुपरिभाषित क्या होता है? सुपरिभाषित होता है उसको बेहतर तरीके से परिभाषित करना ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो बेटा लेकिन ये सुपरिभाषित शब्द इतना छोटा नहीं है कि सिर्फ एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ में आ जाए। कई बार सुपरिभाषित शब्द जो होता है वो जो कथन दिए गए हैं, जो वाक्य दिए गए, उनके अंदर भी छुपा हुआ होता है। आइए एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ, बहुत मजेदार है, जिसको कहते हैं बार्बर पैराडॉक्स। समझिएगा इसको, बहुत गहरा है, बहुत मज़ेदार है, मज़ा भी आएगा। मैंने पहले आपसे कहा था कि टॉपिक को पढ़ाते टाइम मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि आपकी जिज्ञासा बढ़े, आपको मज़ा भी है। बार्बर पैराडॉक्स क्या है? मान लीजिए एक गांव है, ठीक है, उस गांव में एकमात्र नाई है, एकमात्र नाई, इकलौता नाई है जो सब लोगों की शेविंग बनाता है। रिपीट कर रहा हूँ, इकलौता नाई है जो सब लोगों की शेव करता है, दाढ़ी बनाता है। ठीक है, तो वहाँ का जो राजा होता है, उस राजा ने एक आदेश पारित किया होता है। राजा का आदेश आता है गांव के लोगों के लिए, और आदेश में ये कहता है कि नाई इकलौता ही है, इसलिए नाई से सिर्फ वही दाढ़ी बनाएगा जिसको अपनी दाढ़ी खुद बनानी नहीं आती। नाई से केवल, अब राजा का आदेश बिल्कुल सिंपल था कि नाई से केवल वही व्यक्ति दाढ़ी बनवाएगा जिसे अपनी दाढ़ी बनानी नहीं आती हो, जिसे अपनी खुद दाढ़ी बनानी नहीं आती। जिसे खुद बनानी आती है वो खुद बनाएगा, और जिसे खुद बनानी नहीं आती वो किससे बनवाएगा? नाई से बनवाएगा। तो नाई से सिर्फ दाढ़ी वही बनवाएगा जिसको अपनी दाढ़ी बनानी नहीं आती। और राजा ने आदेश तो बहुत अच्छा दिया था, क्योंकि इकलौता नाई था बेचारा। अभी एक इकलौता नाई पूरे गांव की दाढ़ी बना रहा है तो परेशान हो जाता है। तो राजा ने आदेश कर दिया इस नाई पे बोझ ना पड़े, इसलिए जिनको दाढ़ी बनानी आती है वो खुद बनाएगा, जिसको नहीं बनवानी आती वो नाई से बनवाएगा। और जो राजा के आदेश की अवहेलना करेगा उसको फांसी चढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि पहले आदेश इतने बड़े बड़े ही सख्त ही नियम आते थे। ये नहीं करोगे तो गर्दन काट दी जाएगी, है ना। छोटे मोटे तो होते ही नहीं थे पहले। तो अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये रामलाल वाले केस की तरह नहीं है, ये थोड़ा नॉर्मल सा केस है, एकदम ठीक लग रहा है। लेकिन बेटा ये ठीक नहीं है। अब इसके अंदर जो है ये सुपरिभाषित नहीं है, इसके अंदर गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? आइए बात करते हैं। अब बात करते हैं नाई की। नाई भी तो व्यक्ति है, पुरुष है, ठीक है। अब नाई की जब खुद की दाढ़ी बनाने की बात आएगी तो वो क्या करेगा? अगर नाई अपनी दाढ़ी खुद बनाता है, नाई अगर अपनी दाढ़ी खुद बनाता, कहानी को समझिए, अगर नाई अपनी दाढ़ी खुद बनाता है तो राजा के आदेश की अवहेलना हो गई। क्यों अवहेलना होगी? कि नाई से केवल दाढ़ी वही बनाएगा जिसको अपनी दाढ़ी नहीं बनानी आती। अब ये जो नाई है इसको तो अपनी दाढ़ी बनानी आती है, और ये खुद नाई भी है, तो अपनी दाढ़ी खुद नहीं बना सकता ये, क्योंकि कहा क्या गया, जिसको दाढ़ी बनवानी आती है वो नाई से दाढ़ी नहीं बनाएगा। ये नाई है जिसको दाढ़ी बनवानी खुद बनानी आती है, और फिर ये अपने आप से बना रहा है क्योंकि ये खुद नाई भी है। तो अगर अपने आप से बना रहा है तो राजा के नियम की अवहेलना हो गई। दूसरा, समझ रहे बात को, तो ये दाढ़ी किससे बनवाए? ये दाढ़ी किससे बनाए? अगर खुद से बनाता है तो भी अवहेलना, पकड़ी बात। और इकलौता नाई है गांव का, तो अपनी दाढ़ी इसको खुद बनानी पड़ेगी, और अपनी दाढ़ी अगर खुद बनाता है तो ये इस बात की अवहेलना हो जाती है कि इसको दाढ़ी आती है बनानी, और फिर ये नाई से क्यों बनवा रहा है? क्योंकि ये खुद नाई भी है। तो अब यहाँ पे नाई जो है वो फंस गया बेचारा दुविधा में कि वो दाढ़ी बनवाए, क्योंकि अगर दाढ़ी बनवाता है तो राजा के आदेश की अवहेलना हो जाती है। तो देखा बेटा, चीजें फंस जाती है। ये दिखने वाला सेंटेंस था, सिंपल था, ये सुपरिभाषित नहीं किया गया था। बाकी लोगों पे ये नियम बिल्कुल सिंपल काम कर रहा है कि भाई आपको दाढ़ी बनानी आती है, तो वो कहेगा हाँ आती है, तो खुद बना लो। नहीं आती है तो चले जाइए नाई के पास। लेकिन दुर्भाग्य से नाई जो है उसी गांव का सदस्य है, ये जो नाई है ये भी उसी गांव का सदस्य है, तो इसकी भी दाढ़ी आती है बेचारे के। अब ये क्या करे? समझिए बात को, ये नाई है, नाई है इसका मतलब इसको दाढ़ी बनानी आती है। अब इसको दाढ़ी बनानी आती है, और ये दाढ़ी अगर खुद बनाएगा, अगर अपनी दाढ़ी ये खुद बनाएगा तो राजा के नियमों की अवहेलना होगी। क्या अवहेलना होगी? कि जिसको अपनी दाढ़ी बनानी आती है वो नाई से दाढ़ी नहीं बनाएगा। और नाई भी यही है, व्यक्ति भी यही है। तो यहाँ पे ये जो नियम है एक दूसरे को काट रहे हैं। इसका मतलब सही ढंग से परिभाषित नहीं किया। यहाँ पे नियम बनाते टाइम पे नाई को अलग करना था, नाई के लिए अलग नियम बनना चाहिए था कि भाई नाई अपनी दाढ़ी खुद बना सकता है।
सिर्फ नाई एकमात्र व्यक्ति है जो अपनी दाढ़ी, जिसको दाढ़ी बनानी आती है और फिर भी वो अपनी दाढ़ी खुद बना सकता है। ये छूट नाई को मिलनी चाहिए थी, और ये छूट नहीं मिलने की वजह से नाई जो है वो एज ए सिंपल मैन, जो नॉर्मल वहाँ का नागरिक है, उसके हिसाब से ट्रीट हुआ और वो बेचारा अटक गया कि अब करूँ तो क्या करूँ। क्योंकि अगर मैंने अपनी दाढ़ी बनवाई, अगर मैंने अपने खुद की दाढ़ी बनाई तो राजा फांसी दे देगा, क्योंकि राजा का आदेश की अवहेलना हो गई। राजा ने कहा था जिसको दाढ़ी खुद बनानी आती है वो खुद बनाएगा, और जिसको नहीं बनानी आती वही सिर्फ नाई से बनाएगा, जिसको नहीं बनानी आती वही नाई से बनाएगा। तो ये खुद इसको बनानी आती है, और अगर इसने खुद दाढ़ी बनाई तो ये नाई भी है, याद रखिएगा यही नाई है। तो अगर इसने खुद दाढ़ी बनाई तो क्या दिक्कत आ जाएगी। वो व्यक्ति नाई से दाढ़ी नहीं बनवा सकता जिसको खुद दाढ़ी बनानी आती है। इसको तो इसे एज ए व्यक्ति इसको दाढ़ी बनानी आती है, और ये खुद अगर दाढ़ी बनाएगा तो ये नाई है, तो खुद दाढ़ी बना नहीं सकता, तो अटक गई बात, ये प्रॉब्लम आ गई। तो लगा बहुत सिंपल था। तो यही परिभाषा में प्रॉब्लम आ जाती है। जब आप आदेश बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि हर व्यक्ति पे वो नियम ठीक से काम करे, हर व्यक्ति पे सुपरिभाषित हो। बेचारा नाई फंस गया, करे तो क्या करे, तो उसने बेचारा दाढ़ी कटवा ही नहीं सकता, कटवा गया तो राजा के नियम की अवहेलना होगी और मारा जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऐसे आगे और चलते हैं। आपको लग रहा होगा कि अभी भी सुपरिभाषित नियम की थोड़ी गहराई समझ में आएगी कि सुपरिभाषित होना कितना जरूरी है। कई बार वाक्य साफ दिखते हैं, लेकिन जब उनको थोड़ा सा विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि अटक जाती है कहानियां। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और कहानी है जिसका नाम है शिप ऑफ थेसिस। शिप ऑफ थेसिस, इस कहानी को बेटा ध्यान से सुनिएगा, बड़े मजेदार है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कोई चीज़ नई है या पुरानी है, इसके बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि सर नई वो होती है जो एकदम नई नई निकाली जाती है, इसके सारे पार्ट्स नए होते हैं। पुरानी वो होती है जो काम में ली जाती है। सही कह रहा हूँ। नई किसे कहते हैं? जिसके सारे पार्ट्स नहीं होते, जो चीज़ एकदम कभी यूज़ नहीं आई है वो नई है। और पुरानी कौन सी होती है? जो चीज़ कभी काम आ गई वो पुरानी होगी। ठीक है, चलिए इसे शुरू करते हैं। मान लीजिए एक लकड़ी का जहाज है, पूरा जहाज लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी के फट्टे, मान लीजिए लकड़ी के फट्टों से बना हुआ एक पूरा जहाज है, पुराना जहाज है। और जो उसका कैप्टन होता है उसको लगता है यार जहाज बहुत पुराना हो गया, तो ये काम करते हैं इस जहाज की लकड़ियाँ चेंज करवा देते हैं, सारे पट्टे जो है वो चेंज करा के नए डाल देते हैं। तो राजा ने क्या किया, उस कैप्टन ने क्या किया, उस लकड़ी के जहाज के सारे फट्टे चेंज करके नए लकड़ी लगा दी उसके अंदर। ठीक है, हर जगह जहाँ भी हर पार्ट्स को चेंज करवा दिया और उसमें नई लकड़ी लगा दी, सब जगह नई लगा दी, पूरा टोटल जितने पार्ट थे हर पार्ट, चाहे वो नट भी क्यों ना, नट भी हटाया नया नट लगा दिया, बोल्ट भी हटाया नया बोल्ट लगा दिया, लकड़ी भी हटाई नई लकड़ी लगा दी। जो पार्ट था हर पार्ट को उसने रिप्लेस कर दिया, सारे पार्ट्स को, सभी पार्ट्स को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, वर्ड यूज कर रहा हूँ रिप्लेस, रिप्लेस में आपने सबको बदल दिया, हर पार्ट्स को बदल के उसके लिए नया पार्ट लगा दिया। अब क्वेश्चन मेरा है कि बताइए वो जो जहाज है वो नया है या पुराना है? सोच के बताइए। ये जो जहाज है इसके पार्ट्स मैंने सारे रिप्लेस कर दिए, बताइए नया है या पुराना है? तो पहली बात ये नया है। क्यों नया है? क्योंकि नई की परिभाषा क्या होती है? जिसके सारे पार्ट्स नए हो, तो इसके सारे पार्ट्स नए हैं तो ये नया है। तो फिर ये पुराना भी है, क्यों? क्योंकि ये पानी में चलाया हुआ है, ये पानी में चलाया हुआ, ये पुराना था तभी तो उसको हमने चेंज किया था। पुराना नहीं होता तो हम चेंज क्यों करते? पुराना नहीं होता तो हम चेंज क्यों करते? पुराना था तभी तो हमने चेंज किया, तभी तो हमने इस पर नई लकड़ियाँ लगाई है, नई और लगाई। तो पुरानी परिभाषा क्या होती है? क्या पार्ट्स बदलते ही वो नया बन जाता है? तो पुराना है। तो अब आप क्लियर करके बताइए कि ये जहाज नया है या पुराना है? इसको नए में काउंट होगा या पुराने में काउंट होगा? पुराना ये इसलिए है कि अगर पुराना नहीं होता तो आपने इसमें बदलाव क्यों किया, चेंजेस क्यों लाए? नया किसको कहते हैं? सारे पार्ट्स नए हैं तो ये नया भी है, तो ये नया भी है और ये पुराना भी है। अब बताइए, और एक चीज़ एक साथ नई और पुरानी दोनों कैसे हो सकती है? क्योंकि हमारे यहाँ साफ क्लियर है कि जो नया है वो पुराना नहीं हो सकता, जो पुराना है वो नया नहीं हो सकता। अब जहाज नया भी है एक टाइम पे, सेम टाइम पे वो नया भी है, सेम टाइम पे वो पुराना भी है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। अब आपने समुच्चय बनाया ए समुच्चय में आपने तय किया कि जो नए जहाज है उनके नाम लिखे जाएंगे। ए समुच्चय में आपने नए जहाज़ों के नाम रखने हैं। तो आपका ये जो एक्स जहाज है जिसके साथ ये घटना घटी, तो ये बताइए इसको समुच्चय में रखेंगे या नहीं रखेंगे? क्योंकि ए समुच्चय में सिर्फ नए जहाज़ों के नाम आने, जो जहाज नए हैं उनके नाम लिखने। तो बताइए ये जो एक्स जहाज है इसको इसके अंदर लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा? तो जवाब है पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि अटक गई कहानी, क्योंकि सही ढंग से जो नया और पुराना है ये वर्ड सही ढंग से परिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। समझे बात? तो उम्मीद करता हूँ ये सुपरिभाषित वर्ड आपकी गहराई समझ में आई होगी। ये कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक वर्ड है ये सुपरिभाषित होना, ये भयंकर है। अभी मैं इसके ऊपर आपको ढेर सारे और एग्जांपल दे सकता हूँ। कोर्ट में इसी वजह से ये जो कोर्ट कचहरियाँ बनती है, क्यों बनती है? क्योंकि पहले एग्रीमेंट होते हैं, एग्रीमेंट सुपरिभाषित नहीं होते, कहीं ना कहीं कोई क्लोज है वो उल्टा सुल्टा हो जाता है, फिर जाके कोर्ट उसको सुलझाता है कि कैसे करे। और कोर्ट भी कई बार नहीं सुलझा पाते क्योंकि चीज़ें ऐसी उलझी हुई होती है, तो क्या कर ले? इन्हें पैराडॉक्सिस कहा जाता है। पैराडॉक्सिस का मतलब विरोधाभास। इधर जाएंगे तो पहले वाला कटेगा, दूसरे वाले पे जाएंगे तो पहले वाला कटेगा, पहले वाले पे जाएंगे तो दूसरे वाला कटेगा, एक दूसरे का विरोध करेंगे तो कहीं भी चीज़ें नहीं निकल के आएगी।
तो उम्मीद करता हूँ कि सुपरिभाषित शब्द आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वापस से अपनी परिभाषा पे आते हैं। हमें क्या करना है, अवयवों का इकट्ठा करना है, लेकिन पहले तय कर लेना है, अवयवों को तय कर लेना है कि कौन हमारे पास है और कौन हमारे पास नहीं है। क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, कौन हमारे संग्रह में होगा और कौन हमारे संग्रह में नहीं होगा। वेल डिफाइंड करके, सही तरीके से परिभाषित करके हमें अच्छे से एकदम क्लियरली बताना होगा कि कौन हमारे पास है और कौन हमारे पास नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। समुच्चय का नाम जो है वो नॉर्मली हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, चाहे आप कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अधिकतर जो है नॉर्मली है। ये नॉर्मली शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका मतलब नहीं कि हमेशा ऐसा ही करना है आपको। आप समुच्चय का नाम बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर्स में इस्तेमाल करते हैं, ABCD कुछ भी नाम दे दीजिए। फिर समुच्चय को लिखने के आप मंझले ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा लगातार चलने वाला प्रारूप है। ठीक है, ये लगाया। फिर अब जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है तो इसमें लिख दिया ABCD और से लेकर Z तक, ये हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है। अब हमें कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है, एकदम सही ढंग से परिभाषित। हमें पता है कौन A के अंदर है और कौन A में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा क्या 5 इसके अंदर है, तो आपका जवाब आएगा नहीं सर 5 इसके अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है, तो A से लेकर Z तक है, 5 यहाँ नहीं है। मैं पूछूं क्या लैम्डा यहाँ है, तो आप कहेंगे नहीं सर, लैम्डा जो है वो ग्रीक शब्द है, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है, यहाँ नहीं है। तो एकदम क्लियर, एकदम साफ है कि भाई कौन इसके अंदर है कौन नहीं है। कोई डाउट नहीं है ना आपको, कौन समुच्चय के अंदर है कौन नहीं है। इसका मतलब ये सुपरिभाषित है। ठीक है, अच्छा कौन इसके अंदर है कौन नहीं है, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, उसके लिए हम एक चिन्ह लगाते हैं, बिलोंग्स टू। इसको कहते हैं बेटा बिलोंग्स टू, संबंधित है, बिलोंग्स टू या संबंधित है, संबंध रखता है। तो जैसे कोई अवयव यहाँ है, ए समुच्चय में है, तो आप उसको ऐसे लिखेंगे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यह है अवयव का नाम और यह है बिलोंग, मतलब संबंध रखता है किससे, ए समुच्चय से। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि जो ए अवयव है वो कैपिटल ए समुच्चय के अंदर है। ठीक है, जब नहीं होगा, जैसे लैम्डा इसमें नहीं है, तो आप कहेंगे लैम्डा कट करके ए लैम्डा नॉट बिलोंग्स टू, लैम्डा संबंधित नहीं है ए समुच्चय से। जो नहीं है उसके लिए ना, जो है उसके लिए हाँ। और मैंने पहले कहा दो ही चीजें, या तो अंदर है या नहीं है, क्योंकि सुपरिभाषित होने का मतलब एकदम क्लियरिटी होगी कौन है कौन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये लीजिए आपका एक n एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। इसमें प्राकृत संख्याएं आएंगी। प्राकृत संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 एंड डैश डैश सो ऑन, चलती रहती है। तो एकदम क्लियर है आप इसमें कौन है कौन नहीं है। अगर मैं इसमें पूछूं कि 3/2 है, तो आप कहेंगे नहीं सर 3/2 नहीं है। मैं पूछूंगा 3 है, तो आप कहेंगे 3 है। मैं पूछूंगा 4 है, तो आप कहेंगे 4 है। तो जैसे मैंने पूछा क्या 3/2 इसमें है, तो जवाब आपका आएगा नहीं, इसमें 3/2 नहीं है। क्या 5 है, तो आपका जवाब आएगा हाँ सर इसमें 5 है तो है, नहीं तो नहीं। बस क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर। ठीक है, मैं पूछूंगा क्या इसमें लैम्डा है, तो आप कहेंगे नहीं सर इसमें लैम्डा नहीं है। यस या नो, जैसे दरबार होता है ना किसी होटल के बाहर या किसी बार के बाहर या किसी रेस्टोरेंट के बाहर, जो दरबार बैठे होते हैं उनको पता होता है कौन अंदर है कौन नहीं है। एकदम दरबार की तरह काम करना चाहिए, एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए आपकी, कौन अंदर है कौन नहीं है। समझ गए बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं सुपरिभाषित होने के, कि कौन सी चीज़ें। मैं आपको क्वेश्चन डालूंगा, कुछ क्वेश्चन करूंगा और उसको आपको बताना है कि कौन सुपरिभाषित है और कौन नहीं है। समुच्चय अगर सुपरिभाषित है तो समुच्चय बना दीजिए, नहीं है तो आप कह दीजिए कि सुपरिभाषित नहीं है। सबसे पहला एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन है महानतम खिलाड़ियों के नाम बताइए। मैं इसमें और थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूँ, क्रिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। महानतम क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम बताइए, उनका संग्रह कीजिए। चलिए बेटा, अब आपको एक समुच्चय बनाना है जिसमें महानतम क्रिकेट खिलाड़ियों का नाम लिखना है। बोलिए किसको महानतम कहते हैं? पहले आप बताइए, इस वर्ड को पकड़िए, महानतम। महानतम कैसे? अगर किसी मैच में कोई शतक बनाता है और वो मैच वो टीम हार जाती है, तो उस खिलाड़ी को आप महानतम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? पहले क्लियर कीजिए। एकदम आते हैं परिभाषा पे। एक खिलाड़ी है जिसने मैच खेला और उसने शतक बनाया, फिर भी टीम हार गई, अब उस खिलाड़ी को आप महानतम में काउंट करेंगे नहीं करेंगे? एक खिलाड़ी है जिसने सिर्फ 4 रन बनाए, लेकिन उस 4 रन की वजह से टीम जीत गई, अब बताइए वो महानतम हुआ नहीं हुआ? अब कैसे एग्जैक्टली पता चलता है कि महानता किसे कहते हैं? ये महानता की कोई नापतोल है? कोई जिसने 5 विकेट ली वो भी महान है, जिसने 1 विकेट ली वो भी महान है, जिसने 1 ओवर में कम रन दिए वो भी महान है, जिसने 1 ओवर में ज़्यादा रन दिए वो भी महान है। समझ रहे बातों को? कैसे पता चलता होगा कि माने कि क्या कोई नापतोल है महानता का, कि इस तरीके से आप नाप लेंगे ये एक नापतोल है? हाँ क्लियर बताओ। ये अगर आप कहते हैं शतक के आधार पे,
तो शतक के आधार पे हो जाएगा भाई इसने सबसे ज़्यादा शतक मारे, या आपने कहा कि जिसने 20 शतक मारे वो महानतम है, तो 20 शतक वाले जो आदमी हैं उनकी लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है और वो हम डाल देंगे, वो महानतम हो जाएगा। लेकिन महानतम, खाली महानतम शब्द जो है वो अस्पष्ट है, अपरिभाषित है, ढंग से परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका कोई समुच्चय नहीं बन सकता, इसका कोई भी समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि ये वर्ड जो है ये धुंधला शब्द है, क्लियर शब्द नहीं है कि महानता किसे कहते हैं। ये कुछ ऐसे ही है जैसे महापुरुषों के नाम लिखना, जैसे महापुरुषों का संग्रह करना। अब बताइए महापुरुषों का संग्रह कैसे करेंगे आप, महापुरुषों का संग्रह कैसे करेंगे, क्योंकि महापुरुष शब्द है ये भी कंफ्यूज करता है। कैसे, आइए बात करते हैं। जैसे गांधी जी, गांधी जी ने गोली खाई, उधम सिंह ने गोली चलाई, भगत सिंह ने बम फोड़ा। देखिए अलग अलग है, गोली खा रहा है वो भी महान है, गोली चला रहा है वो भी महान है, बम फोड़ रहा है वो भी महान है। अब वही भगत सिंह जो थे वो अंग्रेजी सरकार के लिए आतंकवादी थे और भारत सरकार के लिए, हमारे सरकार के लिए वो क्रांतिकारी थे। तो अगर ब्रिटेन की तरीके से सोचें तो वो आतंकवादी है, वो महान कैसे हुए? अगर भारत के हिसाब से सोचे तो उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, क्रांतिकारी है, महापुरुष है। समझ रहे, एक ही व्यक्ति एक के लिए महापुरुष नहीं है, दूसरे के लिए है। तो जो महापुरुष शब्द है ये क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं होने की वजह से इसका समुच्चय नहीं बन सकता। और क्लियर नहीं है मतलब सुपरिभाषित नहीं है। बेटा ढंग से बताओ किन की बात हो रही है, क्लियरली नहीं होगी तो समुच्चय नहीं बनेगा। तो ये जो ब्लर शब्द है, ये जो धुंधले शब्द हैं, ये सुपरिभाषित नहीं होते, सुपरिभाषित नहीं होने की वजह से हमारा समुच्चय नहीं बनता। आई बात समझे? चलिए, अब कोई हमसे पूछे कि मुंशी प्रेमचंद की जो किताबें लिखी गई है उनका संग्रह कीजिए, तो हम आराम से कर देंगे। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तकें, लिखित पुस्तकों का संग्रह, बिल्कुल आराम से हम लाइब्रेरी में जाएंगे, बड़ी लाइब्रेरी में, ठीक है, जो बड़ी लाइब्रेरी उनमें जाएंगे, और उनमें नहीं जाएंगे तो इंटरनेट पे जाएंगे, जहां मुंशी प्रेमचंद को सर्च करेंगे, उनके द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं उनको सर्च करेंगे, लिस्ट बना लेंगे आराम से। 50 लिखी होंगी, 100 लिखी होंगी, 1000 लिखी होंगी, 10,000 लिखी होंगी, लेकिन मिल जाएंगे क्योंकि उनमें नाम लिखा होगा कि ये किताब, और नीचे लेखक का नाम आएगा मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या क्या किताबें लिखी है उनका संग्रह करना बिल्कुल आसान है, आराम से, क्योंकि यहाँ कुछ भी धुंधला नहीं है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद है, लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है, क्या चाहिए? उनके द्वारा किताबें लिखी गई है, तो एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समुच्चय बन जाएगा। तो क्वेश्चन ये कि एकदम क्लियरिटी है कि आप बना सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं, तो फिर वो समुच्चय बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ये जो था ये नहीं बनेगा। आइए एक बात और कर लेते हैं, खतरनाक जानवरों का संग्रह, खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब ये बताइए कि खतरनाक कैसे मानते हैं? ये समुच्चय रहा, इसमें सारे खतरनाक जानवर जो है वो आपको डाल लें। अब शुरू करते हैं कॉकरोच से। अब कॉकरोच को लेकर सबकी अपनी अपनी राय है। किसी से पूछेंगे कि कॉकरोच खतरनाक है, तो कोई कहेगा हाँ भयंकर खतरनाक है, मुझे तो कॉकरोच का देखते ही डर लगता है। किसी दूसरे से पूछेंगे यार कॉकरोच से क्या डरना, इतना छोटा सा कॉकरोच, इतना बड़ा आदमी काहे का डर। तो कॉकरोच जो है वो किसी के लिए तो समुच्चय में होगा और किसी के लिए नहीं होगा। तो यानी आप क्लियर नहीं है कि कॉकरोच खतरनाक है या नहीं है। अलग अलग आदमी का अलग अलग राय है कॉकरोच को लेके। कोई कहेगा हाँ खतरनाक है, कोई कहेगा नहीं है। छिपकली का एग्जाम्पल ले लीजिए, छिपकली कईयों के लिए खतरनाक है, कईयों के नहीं है। कईयों के लिए छिपकली छत पे घूम रही है, घूमने दे, क्या दिक्कत है, आराम से सो रहा है नीचे। और कई है कि ऊपर छिपकली घूम रही है, उसको तो पूरी रात नींद नहीं है, क्या छिपकली घूम रही है, कहीं खा गई तो ये हो गया। तो समझ रहे हैं बातों को। यहाँ स्पष्टता नहीं है, स्पष्टता किस शब्द में नहीं है, वो इस शब्द में नहीं है कि ये कह रहा है खतरनाक। खतरनाक कौन होता है, कि खतरनाक की परिभाषा क्या है भाई, हमारे लिए डिपेंड करता है। ये तो व्यक्ति चेंज हो रहा है, हर व्यक्ति के लिए खतरनाक की परिभाषा अलग अलग है। तो इसलिए इसका संग्रह नहीं हो सकता, क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति से आप संग्रह करवाएंगे कुछ और आएगा, कोई दूसरा व्यक्ति खतरनाक जानवरों का संग्रह करेगा वो अलग आएगा, तीसरा अलग करेगा, चौथा अलग करेगा। ये आप वैसा पूछ रहे हैं, किसी का फेवरेट एक्टर का नाम पूछ रहे हैं आप समुच्चय में पूछेंगे भाई फेवरेट एक्टर के नाम लिखिए, तो ये फेवरेट एक्टर क्या सबके लिए एक जैसा है? मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, किसी और के लिए कुछ अलग होगा। तो वेल डिफाइंड नहीं है कि फेवरेट किसे कहते हैं। तो इस वजह से आप संग्रह नहीं बना सकते, और बनाएंगे तो हर कोई आपने अलग अलग बनाएगा, जो कि नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो अगर आप समुच्चय बना रहे हैं तो वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद वाला दिखाए, अब अमित जी बनाए या कोई और कोई बनाए तो वो एक ही समुच्चय बनाएगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई किताबें वही है, मैं लिखूंगा तो भी वही लिखूंगा और आप लिखेंगे तब भी वही लिखेंगे, तो चेंज नहीं होगा। तो एकदम सुपरिभाषित है। तो ये जो चीज़ें हैं इनका थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है कि ये जो शब्द है बेटा, ये शब्द नॉर्मल हिंदी में आने वाले शब्द है जो हमारे काम के नहीं है। मैथ्स में हम चीज़ को क्लियर करके चलते हैं, वेल डिफाइंड करके चलते हैं। अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो हम कहते हैं कि भाई इसका समुच्चय या इसको इकट्ठा करना संभव नहीं है। हिंदी में चल जाते हैं, मैथ्स में नहीं चलते। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समुच्चय की परिभाषा समझ में आ गई होगी, और ये जो सुपरिभाषित है ये समझ में आ गया होगा। ये हमारे मैथ्स का सबसे पावरफुल वर्ड में से एक वर्ड है, सुपरिभाषित।
ढंग से परिभाषित कीजिए। सवाल को भी अगर आपने अधूरा बनाया तो फिर उसका सॉल्व कैसे करेगा बंदा? अगर सवाल जो है वो ढंग से परिभाषित नहीं है, ढंग से नहीं बनाया गया है, तो फिर क्या जवाब आएगा? कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि सवाल ही गलत है। तो ये हमारे मैथ्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुपरिभाषित होना। और समुच्चय में भी हम इसी की डिमांड करते हैं कि जो अवयव है वो बताए कौन से अवयव है, उनको सही से परिभाषित करें, तब तो हम उसको इकट्ठा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। और इकट्ठा कर पाएंगे तो समुच्चय कहलाएगा, नहीं कर पाए तो नहीं कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समुच्चय वाला जो आइडिया है आपको समझ आ गया होगा। बाकी फिर अगले लेक्चर में हम इसके एक एक समुच्चय के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि समुच्चय के अंदर क्या होता है, उसके बारे में, वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है, किस किस रूप में उसको लिखा जा सकता है, ये सब अगले लेक्चर में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।